जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्चन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो एमपीपीएससी मेंस पेपर सेकंड की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी, उसका हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हमारा 1.1.2 यानी कि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो जिसमें हमने स्टार्ट क्या किया था कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है फ्रेंड्स वो है भारतीय संविधान, यानी कि संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी और इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान निर्माण, विशेषताएं, उसका मूल ढांचा और उसके प्रमुख संशोधन। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, इसमें हम पूरी पॉलिटिक्स को देखेंगे जो हमारा पेपर 2 है। और पेपर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम हमारी राजनीति के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था इसमें उसमें हमने निर्माण और विशेषताएं, सबसे पहला वाला जो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन यानी कि हमारा जो पेपर 2 का पार्ट ए जो सिलेबस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। आपको अगर वो देखना है, सिलेबस को जानना है, तो आप उस लेक्चर को भी देख लेना। फिर हमारा जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ा और उसकी निर्माण के साथ में हमने उसके बारे में जाना कि उसकी प्रारूप समिति कैसी थी, उसमें कौन कौन से सदस्य थे। और इससे संबंधित फ्रेंड्स पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं प्रारूप समिति से। तो फ्रेंड्स, इस यूनिट को हमने इन 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला संविधान का निर्माण, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया है, और प्रारूप समिति ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम हमारी विशेषताएं देखेंगे, संविधान की क्या विशेषताएं हैं, उसका मूल ढांचा देखेंगे जो कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आप चाहे नेट पर देखें, आप चाहे यूट्यूब चैनल पर देखें, आपको संविधान का मूल ढांचा शायद ही है कि कहीं मिले। और अगर आपको मिलता है और अगर आपको इस लेक्चर में लगता है कि मैंने कहीं कमी छोड़ी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जिससे मैं उसको सुधार सकूं। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम प्रमुख संशोधन, जो 101 संशोधन हुए हैं फ्रेंड, हम उनको देखेंगे और उनकी विस्तृत जानकारी लेंगे क्योंकि इससे प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने 2017 हुआ, 16, 15 जितने भी पिछले वर्षों में प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं उनके बारे में हमने बताया है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप वो लेक्चर ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स, और इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये चैप्टर। हमने संविधान का निर्माण फ्रेंड कर चुका है, हमने इसके बारे में जान चुके हैं। प्रारूप समिति भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो कि हमारा आज का लेक्चर है फ्रेंड। तो हम समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हिस्ट्री, जैसे पेपर 1 में जो हिस्ट्री हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है हमारा ज्योग्राफी, उसके भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं। हमने पर्वत के बारे में पढ़ा है, सिंधु घाटी की सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल, और भी हमने चैप्टर्स उसमें किए हुए हैं। ये सारा जो 2020 का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये टॉपिक्स जो हैं हमने जो लिए हैं ये आपके 2019 के सिलेबस में भी हैं और आपके प्री में भी हैं। इनमें हमने हमारे नोट्स हैं, इसमें आपको फैक्ट्स देखने मिलेंगे जो कि आपके प्री के काम आएंगे। प्री में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो रहेगा मेंस, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें 3 नंबर के, 5 नंबर के, 11 नंबर के हिसाब से नोट्स बनाए हैं कि आपको सीधे वहाँ पे चिपकाना पड़े। यहाँ से आप पढ़िए और जाके वहाँ पर चिपका डालिए। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की पहली विशेषता है कि ये सबसे विशाल लिखित संविधान है, सबसे बड़ा विशाल लिखित संविधान है। और ये किससे? अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान था। नेक्स्ट, हमारे इंडिया ने जो लिखित संविधान बनाया वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लिखित होने के बावजूद भी हम इसमें चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, इनमें हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको देखिए 2 वर्गों में बांटा गया है, पहला लिखित और दूसरा अलिखित। जो भी संविधान होते हैं, हर कंट्री के अलग अलग संविधान होता है, किसी का लिखित होता है तो किसी का अलिखित होता है। तो जो हमारा संविधान है, हमारे भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है फ्रेंड? लिखित संविधान है। ठीक है, विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है, ये हम बता ही चुके हैं। और वर्तमान में अभी यानी कि लेटेस्ट आज की तारीख में इसमें एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जब संविधान बना था
उस समय इसमें क्या क्या था, किन किन पार्ट्स में था, वो सब फर्स्ट लेक्चर में बताया है। और आप उसको देखने के पहले मुझे कमेंट्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई जटिल प्रक्रिया हो रही है तो वो किस प्रकार की होगी, और अगर जटिल प्रक्रिया नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, सरल प्रक्रिया है तो किस प्रकार का उसमें उसमें समन्वय होगा, वो हम देखते हैं। यानी कि इसमें नम्यता भी है और अनम्यता भी है, यानी कि कुछ ऐसे संविधान बनाए गए हैं जिसमें कठोरता है और कुछ ऐसे हैं जिसमें कठोरता नहीं है। ठीक है, तो हम वो देखते हैं फ्रेंड्स। संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। ठीक है, हम जो संशोधन कर रहे हैं, हम जो उसमें चेंजेस कर रहे हैं, संशोधन का मतलब होता है उसमें चेंजेस करना, उसमें सुधार लाना, ये इस प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, संशोधन की जटिल प्रक्रिया उसे अनम्य, यानी कि अगर उसकी जटिल प्रक्रिया है तो उसे अनम्य बनाती है, और अगर सरल प्रक्रिया है तो उसे नम्य संविधान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है फ्रेंड, नम्य संविधान कहा जाता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न मान लो आपके प्री में आ गया कि नम्य संविधान क्या होता है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि सरल प्रक्रिया जो होती है संविधान संशोधन के समय वो, और अगर अनम्य संविधान पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जटिल प्रक्रिया होती है, उसे अनम्य संविधान कहा जाता है। ठीक है, लिखित होने के बावजूद फ्रेंड, लिखित होने के बावजूद परिवर्तनशील है, यानी कि ये लिखा हुआ है उसके बाद भी हम इसमें क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, चेंजेस ला सकते हैं, है ना, सुधार ला सकते हैं। संविधान के कुछ ही प्रावधानों में संशोधन के लिए साधारण प्रक्रिया का, जबकि अधिकांशतः प्रावधानों में संसद की विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यानी कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन के लिए हम इजीली उन्हें चेंज कर सकते हैं, हम इजीली उनमें सुधार ला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संशोधन हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें हमको संसद की विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप ये याद रखना, ये इसकी क्या है, विशेषता है। विशेषता अगर पूछी जाती है आपको, अभी जो नया न्यूज़ में आया था कि आपको स्पेस दिया रहेगा इस मेंस में, मतलब कि आपका क्वेश्चन पेपर भी वही होगा और आपकी आंसर शीट भी वही होगी। आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको स्पेस रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्पेस। तो इसलिए आप इनको इस प्रकार से करके जाएं, मतलब इसमें लिखा ही हुआ है कि अगर मान लो 3 नंबर में आ रहा है तो आप सिर्फ मेन हेडिंग भी, अगर 6 मेन हेडिंग भी लिख कर आ रहे हैं तो आपको आराम से 2.5 से 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ को आप माइंड में मेकअप बना लीजिए कि अगर ये 11 नंबर का आ रहा है तो आप इसको पूरा डिटेल से लिख सकते हो। तो डिटेल का मतलब ये भी नहीं है कि आप बस आपने 2 पॉइंट लिखे और आपका आंसर कंप्लीट, नहीं, आप उसको जो इम्पोर्टेंट है, अगर 11 नंबर का है आपको 1.5 पेज में कंप्लीट करना है, तो फ्रेंड 1.5 पेज में आप कैसे कर सकते हैं, इसी प्रकार से कर सकते हैं जो हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्या विशेषता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या है फ्रेंड, धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत में कोई भी राजकीय, यानी कि आप जानते हैं हर राज्य में अलग अलग भाषा है, भाषा के साथ साथ हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन भारत का कोई भी जो राज्य है वो उसका कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि सबके लिए समान है, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। यानी कि जितने भी धर्म है हमारे देश में उन सब का समान रूप से क्या करेगा, ये सम्मान करेगा। एकात्मा की ओर झुकाव के साथ संघात्मक संविधान, मतलब कि क्या है, एकता की ओर झुकते हुए इनने इसको संघात्मक संविधान कहा है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया संघात्मक है किंतु असामान्य परिस्थितियों में इसका स्वरूप एकात्मक हो जाता है। यानी कि हर चीज के लिए अलग अलग है, मगर जब हम एकता की बात करते हैं, एकात्मक की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका जो परिस्थितियां जब असामान्य होती हैं तो एकात्मक भी हो जाता है। अतः भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं की विशेषताएं मौजूद हैं, यानी कि संघात्मक के साथ साथ एकात्मक की भी व्यवस्था मौजूद है। नेक्स्ट है हमारा संसदीय शासन प्रणाली। फ्रेंड, संसदीय शासन प्रणाली हमारा 5th विशेषता है कि संघात्मक संविधान के अंतर्गत प्रमुखतः 2 प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है। यानी कि
अगर हम संघात्मक संविधान को देखें तो संघात्मक क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब ग्रुप, संघ, एक ग्रुप, मतलब कि पीपल्स, जनता के साथ। तो अगर हम ऐसे ही कोई मतलब इस संविधान निकालते हैं तो इसको दो प्रकार से सरकारें बनाई गई हैं। पहली इसकी संसदीय और दूसरी अध्यक्षात्मक। क्या फ्रेंड? पहली इसकी संसदीय और दूसरी अध्यक्षात्मक है। संसदीय व्यवस्था विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य समन्वय, यानी कि जो संसदीय व्यवस्था है वो एक तो विधायिका और कार्यपालिका। फ्रेंड याद रखना, अगर पूछा जाए कि संसद क्या है, संसदीय व्यवस्था क्या है, तो क्या है फ्रेंड? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो समन्वय है, जो एक दूसरे को वो अंडरस्टैंडिंग है, वो होती है हमारी संसदीय व्यवस्था। एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। और क्या करती है? ये एक दूसरे के सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली यानी कि अध्यक्षात्मक मतलब कि जब ये प्रणाली शक्ति के पृथक्करण पर आधारित होती है, यानी कि जिसकी शक्ति के हिसाब से ये क्या करती है? अध्यक्ष, जैसे संसद हुआ, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाती है उसके हिसाब से ये इन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड करते गए, पृथक करते गए, ठीक है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में शक्ति के पृथक्करण पर आधारित होती है। जो अध्यक्षीय है ये क्या है? शक्ति के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करती है। भारतीय संविधान संसदीय सरकार की स्थापना करता है। क्या है? जो भारतीय संविधान है वो संसदीय सरकार की स्थापना करता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी विशेषता है कि स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका संघातात्मक व लिखित, मतलब कि क्वेश्चन हमारा जो विशेषता है वो क्या है कि स्वतंत्र है ये और एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी? स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। फ्रेंड्स आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि एकीकृत न्यायपालिका क्या है। आप सोचिए, ये हम जो विशेषता पढ़ रहे हैं, आप इस विशेषता से ही रिलेटेड अगर आपको पॉइंट आ जाए, 3 नंबर में पूछा था ये, तो आप आराम से इसको अगर 3 पॉइंट्स में या पूरा पैरा भी लिखकर आ जाएंगे तो अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है? स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका क्या है देखते हैं। संघात्मक व लिखित संविधान में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है, ठीक है। संघात्मक हो और लिखित संविधान हो तो इसमें न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका का लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसमें इसका आधार स्तंभ क्या है? लोकतंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा जुड़ाव, लोकतंत्र। यह विधायिका एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर रोक व संतुलन के सिद्धांत को लागू करती है, यानी उसको कैसे रोका जाए या उसको किस प्रकार से संतुलित किया जाए ये सिद्धांत लागू करती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान संघात्मक होने के बावजूद एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना करती है, यानी कि यह है कि भारतीय संघात्मक होकर भी एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना करती है। नेक्स्ट हमारा 7th है मौलिक अधिकार। फ्रेंड मौलिक अधिकार की विशेषता में क्या बोला गया है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिन अधिकारों का प्राप्त होना आवश्यक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति के विकास के लिए उसके द्वारा किया गया कार्य उसको जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहा है, ये उसका क्या है? अधिकार है। इसको मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिन अधिकारों का प्राप्त होना आवश्यक है वो अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार। उन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है। फ्रेंड हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो मेंस तो है ही, साथ साथ में हमारे प्री, चाहे 2019 का मेंस ले लो, चाहे 2020 का मेंस ले लो, चाहे आप अभी 2020 में जो प्री होने वाला है उसमें ले लो। मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पूरे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसको डिटेल में हमारे आगे चल के जो लेक्चर्स होंगे उसमें देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आप ये याद रखना
कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों की घोषणा की हुई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारा जो एमपीपीएससी प्री जो अभी होने वाला जो न्यू सिलेबस है 2020 का, उसमें ये पूरी एक यूनिट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये पूरी एक यूनिट है हमारी, ठीक है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु राज्य के कुछ कर्तव्य माने गए हैं, यानी कि समाज को देखते हुए, आर्थिक न्याय को देखते हुए जो इन सबको अगर देखा जाए तो राज्य के खुद के कुछ कर्तव्य होते हैं, वो इसमें बताए गए हैं, ठीक है, जो कि भाग 4 में उल्लेख है। कहाँ पे है फ्रेंड? भाग 4 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। अधिकार और कर्तव्य, जो हमने मौलिक अधिकार पढ़ा था, ये हमारा मौलिक कर्तव्य, ये एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, आप ये कह सकते हैं। अधिकार प्राप्ति के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का अपने राष्ट्र व समाज के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अधिकार तो है ही, अधिकार का मतलब इन द सेंस इनने ये बोला है कि आपका अधिकार है, आप हर चीज़ कर सकते हो, आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चल सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके फैसलों के कारण दूसरे को बुरा लगे या दूसरे के साथ कुछ गलत हो जो वो नहीं चाहता, यानी कि उसके खिलाफ जाकर आप उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। आपका ये अधिकार है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप समाज के प्रति भी सोचें, उसको देखते हुए अपनी पसंद नापसंद को बताएं, ठीक है। जिन्हें पूरा करना उसका दायित्व होता है, और ये उसका क्या होता है फ्रेंड? दायित्व होता है। सिर्फ अपने लिए ही कुछ करना अधिकार नहीं होता है। अगर सामने वाला चाहता है कि उसके साथ ये हो या जो हम कर रहे हैं वो गलत है, उसको सुधारना हमारा क्या होता है फ्रेंड? कर्तव्य होता है। एंड कर्तव्य इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ, जिससे हमारा देश दुनिया चलती है, ठीक है। यद्यपि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, जब हमारा मूल संविधान, जब हमारा नया नया संविधान, यानी कि जो उस समय का संविधान बना था, उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उस समय मौलिक कर्तव्य का कोई भी उल्लेख नहीं था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति, फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लिख लीजिए इसको, 2 स्टार बना के लिख लीजिए कि ये किसने निकाली है, ये सिफारिश किसने की थी मौलिक कर्तव्य की? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, 1976 में की थी, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शामिल किया गया है। फ्रेंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके प्री में आएगा, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। आ सकता है, ये नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर अगर आपको मौलिक कर्तव्य 3 नंबर में या मेंस में पूछा जा रहा है, और अगर आपने इस फैक्ट को लिखा है, तो आप बहुत अच्छा अट्रैक्शन बना सकते हैं, बहुत अच्छा इमेज बना सकते हैं कॉपी चेकर की नज़रों में। इसलिए आप इस फैक्ट को याद रख लीजिए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। किसने किया फ्रेंड? स्वर्ण सिंह समिति। बहुत इजी है, एस 4 एस, मतलब स्वर्ण सिंह समिति और सिफारिश मौलिक कर्तव्य के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। डेट 1976 है और ये 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है। आप इस चीज़ को माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, चिपका लीजिए। ये आप किसी भी मौलिक कर्तव्य ही नहीं, अगर कोई भी ऐसा मान लीजिए एथिक्स में ही पूछा जा रहा है, तो आप इस चीज़ को फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उसमें लिख सकते हैं, है ना। एथिक्स में लोगों को ज़्यादा वो रहता है कि हम कैसे अपना आंसर लिखें, कैसे क्या करें, तो आप उसमें ये ऐसे लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा संविधान की सर्वोच्चता। फ्रेंड संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। जो भारतीय संविधान है वो उसकी सर्वोच्चता मतलब कि क्या होता है? सबसे ऊपर, सबसे उच्च, ये उसको स्थापित करता है। अर्थात संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं है। संविधान ही हमारे लिए सब कुछ है, उसके अकॉर्डिंग चलना ही हमारे लिए सब कुछ है। सरकार या राज्य संविधान
के विरुद्ध कोई भी विधि या नियम नहीं बना सकती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो राज्य हो, कोई भी हो। संविधान के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। जो बन चुका है उसकी रिस्पेक्ट करना है हमको। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता क्या हो, ये विशेषता है हमारी संविधान की। सामान्यतः संघात्मक संविधान में दोहरी नागरिकता होती है। कैसी होती है? ज़्यादातर हमको दूसरी जगहों पर दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड। ये पूछा जाता है कि एकल नागरिकता क्या होती है, ठीक है। 3 नंबर में भी पूछा जा चुका है और आपको इस प्रकार से एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है। आपको लाइन लिख दी जाती है, सामान्यतः संघात्मक संविधान किस प्रकार से होते हैं, या फिर दोहरी नागरिकता किन किन देशों में है, या हमारे देश की जो संविधान है वो कौन सी नागरिकता है, एकल या दोहरी, दोनों या दोनों नहीं, इस प्रकार से ना। तो सामान्यतः संघात्मक संविधान में दोहरी नागरिकता होती है, एक संघ की तथा दूसरी राज्यों की। हर जगह एक संघ रहता है और दूसरा राज्य रहता है, किंतु भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकल नागरिकता के सिद्धांत की को अपनाता है। अब फ्रेंड यहाँ पे आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ पे भी यूनियन चलता है, हमारे यहाँ पे भी राज्य की एक अलग वो रहती है, लेकिन हमारे केंद्र में भी रहती है। लेकिन यहाँ पे हम क्यों एकल नागरिकता है? वो इसलिए कि जब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है या कुछ दिक्कत आ जाती है हमारे राज्यों में, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इन दी सेंस राष्ट्रपति हमारे लिए प्रमुख होता है। आप कुछ भी अगर हो रहा है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति है, जो कि कहने को तो नाम मात्र का मुखिया है ना, सॉरी, नाम मात्र का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति हमारे लिए अहम है, हमारे प्रथम, जिसको प्रथम पुरुष कहा जा सकता है हमारे देश का, है ना। अगर क्वेश्चन आए कि प्रथम पुरुष भारत का कौन है, तो कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वभौम व्यापक मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है? देखिए ये क्या विशेषता है। 18 वर्ष की आयु के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता तथा संपत्ति के आधार पर बिना भेदभाव किए मतदान का अधिकार है। यह अधिकार तो भैया होनी चाहिए, तभी तो सरकार बनेगी, तभी तो वोट दिए जाएंगे। अगर हम धर्म, जाति, लिंग और साक्षरता या संपत्ति ऐसे किसी भी चीज़ों में से डिफरेंट करेंगे तो सरकार बनने से रही, क्योंकि हर एक चीज़ की अलग ही स्ट्रेंथ है हमारे इंडिया में। हर धर्म की स्ट्रेंथ है, हर धर्म की, हर जाति की स्ट्रेंथ है, हर लिंग की स्ट्रेंथ है। तो कोई क्यों चाहेगा कि हमारी पार्टी ना जीते, है ना। इसलिए ये ज़रूरी भी था पार्टीज़ के लिए। ओके, छोड़ते हैं ये सब। 13 हमारी विशेषता है आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखना प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य होता है। आपातकालीन प्रावधान का क्या मतलब होता है? मतलब राष्ट्रपति शासन, इन द सेंस, सीधा सीधा राष्ट्रपति शासन। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य होता है, ठीक है। यदि उसके समक्ष असामान्य परिस्थितियां, और कौन कौन सी? युद्ध हो गया, मान लो आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गए, ऐसे अगर उत्पन्न हो जाएं तो उससे निपटने के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता होती है, जो कि किस में है फ्रेंड? किस भाग में है? 18, ठीक है, भाग 18 में उल्लेखित है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है त्रिस्तरीय सरकार, ठीक है। सरकार कैसी है हमारी? त्रिस्तरीय है ना फ्रेंड। देखिए मैंने आपको इतने सारे इसमें विशेषताएं ऐड की हैं, सिर्फ इसलिए की हैं कि आप इसमें से आपको इन द टाइम, उस समय जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको लिख सकें, है ना। क्या क्या होता है, कई बार एक ही पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें हमारा कंटेंट सेम हो जाता है, लेकिन हमको ये उस समय नहीं करना है। कॉपी चेक करने वाले को ये ना लगे कि भैया इनने पहले जो आंसर लिखा था उसमें भी यही कंटेंट था, अभी ये जो कंटेंट क्वेश्चन है इसमें भी वही कंटेंट है। तो आप ये सोच समझ के करें कि मान लो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है मौलिक कर्तव्य, तो आप उस मौलिक कर्तव्य को 3 नंबर में पूछा गया है और 11 नंबर में आपसे विशेषता पूछी गई है, तो आप उसको इंक्लूड ना करें, जिससे आपके मतलब नंबर्स हटे नहीं, और ना ही वो कॉपी चेक करने वाले के मन में कुछ एक अलग इमेज बने। आप समझ रहे हैं मैं मतलब क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप कंटेंट को रिपीट ना करें, इसका सीधा सा मतलब ये है, ठीक है।
त्रिस्तरीय सरकार, क्योंकि त्रिस्तरीय सरकार भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि त्रिस्तरीय सरकार क्या होती है। तो क्या होती है, प्रमुख विशेषता त्रिस्तरीय सरकार की क्या है कि केंद्र, राज्य और पंचायती राज्य की स्थापना की है। ठीक है, किन किन की, केंद्र की, राज्य की और पंचायती राज्य की, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विश्व में किसी भी संविधान में नहीं है। फ्रेंड, इतने ज़्यादा डिवाइड है हमारी सरकार, उसके बाद भी शासन व्यवस्था ठीक नहीं चलती है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है देखते हैं। विश्व के लोकतांत्रिक राज्य को 2 भागों में बांटा गया है। 2 कौन कौन से, एक तो वंशानुगत और दूसरा लोकतंत्रात्मक। ठीक है, वंशानुगत लोकतंत्र यानी कि जो वंशों से चला आ रहा है, आप जानते ही हैं मैं कौन है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक में आप जानते ही हैं कौन है, यानी जो लोगों द्वारा चुना गया है इस प्रकार से, जैसे पहले के ज़माने में होता था। कई बार ऐसा होता था कि कई बार क्या हमेशा ही होता है कि उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, ऐसे पुत्र 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 बनते जाते हैं राजा। उनमें से कुछ बीच में ऐसा राजा आ जाता है जो वंश को पूरी तरीके से तबाह, मतलब जो इज्जत बनाई रहती है उसके पुराने लोगों ने, उस खानदान के लोगों ने, वो सब धरी रह जाती है और एक अलग ही इमेज बन जाती है लोगों की नज़रों में, है ना। फाइनेंशियल हुआ या अब जिस भी प्रकार से कह सकते हैं, हर प्रकार से वो वीक हो जाती है। तो इस प्रकार की जो ये जो है वंशानुगत, शायद अभी भी आगे चलती, लेकिन अब नहीं हो पाया ऐसा, है ना। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक क्या होता है, कुछ जगह, कुछ और पहले के समय में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यज्ञ होते थे उसके अकॉर्डिंग, या फिर लड़ाई होती थी, जो जीतता था वो राजा बनता था। इस प्रकार की जो चीज़ें, यानी कि उस समय जो उसको डिजर्व करता है। ठीक है, ओके। इसमें राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 प्रकार से बांटा गया है। पूरी दुनिया की बात हो रही है, वंशानुगत और वंशानुगत और लोकतंत्रात्मक, लेकिन हमारे इंडिया में लोकतंत्रात्मक को फॉलो किया गया है, यानी कि लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा उसको चुना जाता है। अमेरिका, फ्रांस आदि, अमेरिका फ्रांस में होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता, उधर पे भी लोकतंत्रात्मक है, यानी कि जनता के द्वारा ही चुना जाता है। भारत ने लोकतंत्रात्मक गणतंत्र प्रणाली को स्वीकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी विशेषता संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य, अब भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होगा, यानी कि आंतरिक हो, अंदर की हो या बाहर की, कोई भी अगर मामला है तो उसको भारत स्वतंत्र होकर क्या कर सकता है, उसका इलाज निकाल सकता है। भारत अपने वैदेशिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होगा। वह किसी भी देश से मित्रता एवं और संधि कर सकता है। ठीक है, जो भारत है वो वैदेशिक मामलों में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। वो किसी भी देश से ये दोस्ती कर सकता है, संधि कर सकता है, इसमें उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और वैसे भी फ्रेंड्स कहा जाता है कि हमारे आसपास के लोगों से अगर हम अच्छे से बन के रहेंगे तो हम अच्छे से रह सकते हैं, नहीं तो वही जीना हराम, हमारा भी और सामने वाले का भी। ठीक है, जैसे अभी हुआ था चीन और इंडिया के बीच में, कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है। इसमें कुछ नहीं है, दोनों देशों की कुछ ना कुछ बिगड़ते ही है, जीते चाहे फिर वो कोई भी, वो बात एक अलग है, लेकिन हाँ, उससे दोनों देशों में बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इनफैक्ट जो लोग हैं अंदर हमारे देश में जो रह रहे हैं, उनकी मेंटलिटी में असर पड़ता है। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रमंडल का सदस्य वो अभी भी है हमारे आज़ाद होने के बाद भी, किंतु यह सदस्यता भारत की संप्रभुता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है। यानी कि ये जो हम इससे जुड़े हुए हैं, इससे हमारे सदस्यता पे कोई असर नहीं पड़ता, चाहे हम भले ही संप्रभुता को अपनाते हो। ठीक है, भारत ने इसकी सदस्यता को अपनी इच्छा से स्वीकार किया और वह जब चाहे इसकी सदस्यता से अपने को अलग कर सकता है ना। मतलब वो अब खुद ही ज्वाइन हुआ था और जब भी चाहे वो उससे हट सकता है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता भी उसकी संप्रभुता को सीमित नहीं करती है। इन द सेंस ये है कि हम किसी से बंधे नहीं हैं,
हम उसी समिट से, उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं जिसमें हम हमारे हिसाब से चलें, ना कि सामने वाले के हिसाब से चलें, ठीक है। इसलिए हम सोच समझ कर ही आगे बढ़ते हैं जिससे हमारे देश के लोगों पर असर ना पड़े। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट जो हमारा हो रहा है वो भारतीय संविधान का मूल ढांचा। क्या है फ्रेंड? भारतीय संविधान का मूल ढांचा। इसकी परिभाषा है कि मूल ढांचा संविधान का वह आधारभूत सिद्धांत है जो कि भारतीय संविधान को अक्षुण्ण बनाए रहने के लिए आवश्यक है। अर्थात मूल ढांचा ऐसा सिद्धांत है जिसको ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था। यानी कि एक ऊपर ऊपर छोटा छोटा सा जो हम सोच के रखते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, इस प्रकार का हमारा जो रहेगा वो हमारा मूल ढांचा हुआ, जिसको फिर हम आगे चल के उसको एक फेयर वर्क देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तो वो एक मूल ढांचा ही टाइप का हुआ, ठीक है। यदि इन सिद्धांतों में संशोधन किया जाता है तो संविधान में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होंगे। अगर हम इन सब चीज़ों में चेंज लाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। मूल ढांचे का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है, कहीं भी आपको मूल ढांचे का उल्लेख नहीं मिलेगा फ्रेंड, है ना। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप हो सकता है कि आपको मेरे उसमें कमी लगे, लेकिन अगर आप इसको करके जाओगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन कि संविधान का मूल ढांचा लिखो। वो पूछना तो दूर की बात है, हमारे सिलेबस में सीधे सीधे टॉपिक ही दे दिया ना कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप सोचे कि हमें नहीं मिल रहा तो ठीक है चलो जाने दो, ऐसा नहीं। आप इसको नोट करिए। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा सागर ज्ञान अर्जन, उस पर जाकर आप इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा जो मूल ढांचा है इसका उल्लेख संविधान में हमें नहीं मिलेगा। यह सर्वोच्च न्यायालय का नवाचार है, यानी कि नया नया जुड़ा हुआ, तथा सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों को मूल ढांचे का अंग बताया है, ठीक है। जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है उसने इन सिद्धांतों के मूल ढांचे कुछ इस प्रकार बताए हैं, देख लेते हैं। ये पॉइंट आपको लंका जितवा देंगे, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, मूल अधिकारों का सार संशोधन हो सकता है, सरकार की लोकतंत्र एवं गणतंत्र स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र यानी कि केंद्र राज्य संबंध, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के शक्तियों का विभाजन, एकता और भारत की संप्रभुता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, संसद की संविधान संशोधन करने की समिति शक्ति, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्व में संतुलन, सामाजिक व आर्थिक न्याय, राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि मूल ढांचे की संकल्पना सर्वोच्च न्यायालय का नवाचार है एवं संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ही इसका मूल ढांचा बना रहा है तो फिर इसकी व्याख्या भी वही करेगा और निहित भी उसी में है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने अलग अलग फैसलों में संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या की जाती है और समय समय पर इस सूची पर मूल ढांचों को जोड़ा जाता है। यानी कि अगर नए नए मूल ढांचे इसमें ऐड होते जाते हैं तो इसमें जुड़ते जाते हैं, है ना। मूल ढांचे निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिन संविधान के अनुच्छेदों के तहत सहारा लिया गया वे निम्नलिखित है। कौन कौन से अनुच्छेद है फ्रेंड्स? देखिए, अनुच्छेद 13 विधि की परिभाषा, अनुच्छेद 32 सांवैधानिक उपचार रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 132 अपीलीय अधिकारिता, ठीक है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। फ्रेंड्स ये आप नोट जरूर कर लेना। अब हम इसका इतिहास देख लेते हैं, ठीक है। इसका इतिहास क्या है, मूल ढांचे का इतिहास क्या है। अगर मान लो आपको लिखने को आ रहा है कि मूल ढांचा का इतिहास बताइए तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपने मन से उसके क्वेश्चंस बनाइए, तो आपको एग्जाम के समय में ये नहीं सोचना पड़ेगा हम क्या लिखें, क्योंकि हमारे पास तो बहुत कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, तो हम उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या लिखें।
तो आप वो चीज़ पढ़ते समय ही आप डिसाइड करिए कि अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, तो हम क्या क्या लिखेंगे, 3 नंबर में होगा तो क्या लिखेंगे, 5 नंबर में होगा तो क्या लिखेंगे, 11 नंबर में होगा तो क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसका इतिहास देखते हैं। सर्वप्रथम 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती और केरल राज्य मामले सर्वोच्च न्यायालय, इनके बीच में संकल्पना हुई, प्रतिपादन किया गया और कहा कि संसद संविधान संशोधन करके मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती है। ठीक है, जो संसद है वो संविधान में संशोधन करके जो मूल ढांचे बने हुए हैं, जो मूल हैं, उन पे क्या कर सकती है, उल्लंघन नहीं कर सकती है। संसद की संविधान संशोधन करने की समिति शक्ति भी मूल ढांचे का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के मूल ढांचे की रक्षा के आधार पर संसद द्वारा किए गए संशोधन की समीक्षा कर सकता है और यदि मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है तो संविधान संशोधन को खारिज भी कर सकता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो संसद है वो संविधान संशोधन को की समिति की शक्ति भी मूल ढांचे का हिस्सा है और सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान के जो मूल ढांचे हैं उनकी रक्षा का आधार है। ठीक है, संसद द्वारा किए गए जितने भी संशोधन हैं उनकी समीक्षा कर सकता है, उनको देख सकता है और यदि मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है तो संविधान संशोधन को खारिज भी कर सकता है। ठीक है, जब तक उल्लंघन नहीं हो रहा तब तक तो लगे रहो, करते रहो जो करना है, लेकिन अगर उल्लंघन हुआ तो वो उस चीज़ को बंद करा सकता है। ठीक है, मतलब मना कर सकता है। न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी मूल ढांचे का अंग है। ठीक है, न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा है वो भी क्या है, वो जो शक्ति है वो मूल ढांचे का ही अंग है। अतः मूल ढांचे को संशोधित किए बिना संसद संविधान संशोधन कर सकती है। ठीक है, क्या बोला गया है कि मूल ढांचे का अंग है और जो मूल ढांचा है उसमें संशोधित किए बिना भी संसद, यानी कि उसको चेंज, वो ही आपको मतलब सॉरी मैंने बताना भूल गई, जो आप संशोधन करते हैं, संशोधन का मतलब उस चीज़ में चेंज नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना है, हमें उसमें एडिट करना है, हम उसमें जोड़ सकते हैं। मतलब अगर मान लो किसी संशोधन में किसी अनुच्छेद में कुछ पार्ट हैं, हम उसमें और पार्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम जो पहले बने हुए जो मूल ढांचा जो बनाया गया है अंबेडकर जी द्वारा, हम उसमें डिलीट नहीं कर सकते, हम उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मूल ढांचे की इम्पोर्टेंस।